आज आपको अजोश मैजिक सिवली के नए टॉपिक में खुशामदीद। आज का टॉपिक जो है वो है अंडरस्टैंडिंग हैज़र्ड्स के हवाले से। इसमें जो की लर्निंग पॉइंट्स हैं वो दो हैं। व्हाट आर द कॉमन हैज़र्ड के बुनियादी ख़तरात क्या होते हैं, व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैज़र्ड, आप बुनियादी ख़तरात के हवाले से क्या इक़दाम कर सकते हैं या उनके बारे में बताना है आपने वो क्या होते हैं। सबसे पहला जो है व्हाट आर द कॉमन हैज़र्ड, उसका जो जवाब है वो है कॉमन हैज़र्ड एग्जिस्ट इन एवरी वर्क प्लेस। बुनियादी ख़तरात हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है ना, या सिमिलर या मुताबिकत वाले ख़तरात हर जगह मौजूद होते हैं। यू नीड टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैम एंड नो व्हाट टू डू अबाउट दैम। आपको चाहिए कि आप उनको रिकॉग्नाइज करें और ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि उनके सही करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हैज़र्ड जनरली फॉल इनटू 6 बोर्ड ग्रुप्स। हैज़र्ड को बेसिकली 3 कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मैकेनिकल हैज़र्ड्स हैं, फिर फिज़िकल हैज़र्ड्स हैं, केमिकल हैज़र्ड्स हैं, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हैं, एनवायरमेंटल और ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड्स हैं। मैकेनिकल हैज़र्ड्स में जो मशीनें हैं या आलात हैं जो मैकेनिकल पावर से चल रहे होते हैं या मैकेनिकली वर्क कर रहे होते हैं वो आ जाते हैं। फिज़िकली आ जाते हैं जिस्मानी, ठीक है, और केमिकली केमियाई आ जाते हैं। बायोलॉजिकल जो है हयातियाती आ जाते हैं और एनवायरमेंटल जो है माहौलियाती आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल जो है अदारे से मुंसलिक होते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम 1 बाई 1 हैज़र्ड्स के तफसील के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो हैज़र्ड आता है वो है मैकेनिकल हैज़र्ड्स। सबसे पहले मैकेनिकल हैज़र्ड है। मैकेनिकल हैज़र्ड आर क्रिएटेड बाय द पावर्ड ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटर्स और टूल्स। द अप्लाइड पावर मे बी मशीन जनरेटेड और ह्यूमन, ठीक है। मैकेनिकल हैज़र्ड जो है वो पावर ऑपरेशन से मुंसलिक होते हैं या उन टूल से मुंसलिक होते हैं जो पावर जिनमें होती है, और ये अप्लाइड किए जा सकते हैं या जनरेट किए जाते हैं मशीन के थ्रू भी और ह्यूमन के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सम एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल हैज़र्ड आर अनगार्डेड मशीन्स। अनगार्डेड जिसके ऊपर गार्ड नहीं होता, सेफ गार्ड नहीं होता, एक कवर लगा होता है, जैसे लेथ मशीन है या ग्राइंडर है, इसके ऊपर एक कवर लगा हुआ है जो उसकी सेफ्टी है। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से सही एंगल में सेट करते हैं तो वो कवर होने की वजह से अगर डिस्क टूट जाती है या वो पुर्जा या वो जगह टूट जाती है या वहाँ अगर टूटती नहीं भी है तो आपके जो इंटेलिजेंट के हैज़र्ड हैं, आपके कपड़ों का बीच में आ जाना, हाथ का बीच में आ जाना या जिस्म किसी और हिस्से का बीच में आ जाना, या गरारियाँ शॉफें लगी होती हैं वहाँ पे आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बचाने के लिए सेफ गार्ड पर लगाया जाता है। तो अनगार्डेड मशीन जो है इसका एक एग्जांपल है, जो कि मुख्तलिफ प्लांट्स में होती हैं, गाड़ियों में हो सकती हैं, जनरेटर में हो सकती हैं, या जो रोलर कोस्टर हैं उनकी हो सकती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट हर इंडस्ट्री के हिसाब से मैकेनिकल हैज़र्ड डिफरेंट होते हैं, जैसी उसमें मैकेनिकल इंस्टॉलेशन वो होती हैं। पर्सन में भी हार्म एज रिजल्ट ऑफ, एक शख्स ज़ख्मी हो सकता है या उसको नुकसान हो सकता है इन चीज़ों की वजह से। कंटेक्ट और इंटेलिजमेंट विद मशीनरी और इक्विपमेंट। कंटेक्ट इंटेलिजमेंट जो है वो बेसिकली आपके कपड़ों का या आपके जिस्मानी अज़ा का उस मशीन के साथ रब्ता कायम हो जाना। जैसे आपका हाथ आ जाता है या कपड़े आ जाते हैं शाफ्ट के अंदर, तो वो आपको पूरा का पूरा शाफ्ट, क्योंकि मैकेनिकल ऑपरेटेड है, पावर्ड है, अगर आपके करीब कोई ना हो या आप को अगर जो है वो इमरजेंसी स्विच बटन दबाने का टाइम ना मिले, जो करीब बंदा खड़ा हुआ है वो बंद ना करे, तो वो आपको अंदर खींच लेगी और जिससे आपके जो जिस्मानी अज़ा हैं वो मुतासर हो सकते हैं। अच्छा, उसमें मैकेनिकल हैज़र्ड को भी आगे कैटेगराइज किया गया है बहुत सारी चीज़ में। क्रशिंग, आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे हैं। शेयरिंग, कटिंग, इंटेलिजमेंट, टैपिंग, इम्पैक्ट, स्टेबिंग, पंचर, फ्रिक्शन, हाई प्रेशर, तो ये सारी चीज़ें मैकेनिकल्स के साथ मुंसलिक होती हैं जिसमें हैज़र्ड्स होते हैं, जिसमें ये मरोड़ना, उसको दबाना, काटना, फंसना, ठीक है, मरोड़ना, ठीक है, और उसको तोड़ना, और बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। हाई फ्लूड प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी मैकेनिकल हैज़र्ड से मुंसलिक होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप स्टील बैंड्स को बेंड कर रहे होते हैं तो ये भी एक मैकेनिकल ही है, मैकेनिकल मशीन से। उसके बाद फिजिकल हैज़र्ड आ जाते हैं। फिजिकल हैज़र्ड जो है फिजिकल हैज़र्ड आर सबसेंस और कंडीशन दैट में हार्म पर्सन फिजिकल सेफ्टी, जो बंदे की फिजिकल अपीयरेंस होती है, बॉडी होते हैं, उनको वो हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है ना, उनको नुकसान पहुंचाने के सबब बनते हैं। जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ फिजिकल हैज़र्ड आर फायर्स, आग से जल जाता है जिसम, तो ये फिजिकल हैज़र्ड है। इलेक्ट्रिसिटी करंट लगता है तो आपकी बॉडी मुतासर होती है। वाइब्रेशन, थरथराहट की वजह से आपके मसल
मुतासर होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, या कंटिन्यूस वाइब्रेशन की वजह से जो है हैंड आर्म सिंड्रोम जो है वो हो जाता है, मसल्स की बीमारी हाथों का कँपकपाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पुअर हाउसकीपिंग से ट्रिपिंग हैज़र्ड हो सकता है, तो जिससे आपको चोट लग सकती है। तो ये सारी फिजिकल हैज़र्ड आते हैं। फिजिकल हैज़र्ड आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हैज़र्ड इन द वर्क प्लेस एंड इंक्लूड अनसेफ कंडीशन दैट कैन कॉज इंजरी, इलनेस और डेथ। तो वही चीज़ कि ये कॉमन टाइप ऑफ हैज़र्ड है जो हर वर्क प्लेस में मौजूद होता है, ये अनसेफ कंडीशंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, या आपकी जो है फर्टिलिटी या मौत जो है वाक़ हो सकती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरीज इंक्लूड ट्रिपिंग, तारें वगैरह होती हैं, तो आपका पाँव अगर उसमें आ जाता है या चलते हुए वो आपकी पाँव चलने के दौरान रुकावट कोई चीज़ पैदा करती है, तो उससे आप गिर सकते हैं। स्लिपिंग आ जाता है, अगर कोई चीज़ गिरी हुई है फ़र्श पे जिसकी वजह से आप स्लिप हो सकते हैं, कोई ऑयल वगैरह है तो, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपकी ग्रीस है, इस तरह ग्रीस, ऑयल, ठीक है, और पानी है, ठीक है, ये फिसलन पैदा करते हैं, स्लिप आप हो जाते हैं इससे, ठीक है ना। और अगर आपको जूते फ्लैट हैं या आप नंगे पाँव हैं, तो जो स्लिप होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी फिज़िकल हैज़र्ड में होता है कवर। और फॉलिंग फ्रॉम हाइट और ऑन अ लेवल, आप ऊंचाई से गिरते हैं तो फिज़िकल डैमेज हो सकता है। बीइंग स्ट्रक बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ में स्ट्रक हो जाना फॉलिंग ऑब्जेक्ट के, वो भी फिजिकल हैज़र्ड में आता है। केमिकल हैज़र्ड आ जाते हैं उसके बाद। केमिकल आर दी कंसिडर्ड हैज़र्ड ड्यू टू देयर इंटेरिस्टिक प्रॉपर्टी टू कॉज हार्म टू ह्यूमन प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। केमिकल जो हैं उनको उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से मतलब पहचाना जाता है, और प्रॉपर्टीज़ से उसके हैज़र्ड का अंदाज़ा लगाया जाता है, जो कि इंसानों को या किसी चीज़ को या ओवरऑल एक एनवायरनमेंट को जो है मुतासर कर सकते हैं। तो सम केमिकल्स एक और नेचुरली, कुछ केमिकल्स होते हैं जो नेचुरली जो है वो क्रिएट हो जाते हैं या बन जाते हैं या मुतासर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आर्सेनिक है, रेडन गैस है, वाल अदर मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल और होम, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको कंपनीज़ के अंदर बनाया जाता है कमर्शियल यूज़ के लिए या घर में इस्तेमाल करने के लिए। एग्जांपल ऑफ केमिकल हैज़र्ड्स आर पेंट्स, वार्निशेस, ब्लीचेस, डीजल वगैरह, ये इसकी एग्जांपल्स है। जैसे कि आप पेंट है, नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं, बट ये केमिकल के प्रोसेस के थ्रू बनता है और नुकसानदेह होता है, बट ये आप लोग अपने कमर्शियल यूज़ के लिए लोग जो है कंपनियाँ बनाती हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं। केमिकल हैज़र्ड जो है वो प्रेजेंटेड होते हैं, मतलब उसमें जो चीज़ें होती हैं वो है यूज डायरेक्टली इन वर्क एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल एडिसिव, पेंट्स, क्लीनिंग मटेरियल्स, ठीक है ना, जो आपकी काम की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो केमिकल हैज़र्ड में आ जाते हैं। या जो जनरेटेड ड्यूरिंग वर्क एक्टिविटी, जो काम के दौरान जनरेट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूम्स फ्रॉम सोल्डरिंग, वेल्डिंग। अब जैसे आप एक वेल्डिंग का जानों ने जिक्र किया, तो जब भी आप वेल्डिंग करते हैं तो जो उसका रॉड के जलने से जो स्मोक जनरेट होती है, जो इनहेल कर रहे होते हैं, वो बहुत ही नुकसानदेह होती है आपके फेफड़ों के लिए, और आपके जो स्टोमेच है या आर्टरीज़ हैं उनके लिए वो बहुत नुकसानदेह होती है। तो आपने, अगर आप सेफ्टी पर्सन हैं तो आपने देखा होगा कि आपको वेल्डिंग के, मतलब अगर आप 20 मिनट वेल्डिंग करते हैं, 15 मिनट करते हैं या आधा घंटा करते हैं, उसके बाद 1 घंटा ब्रेक दिया जाता है फ्रेश एयर में, ताकि आपकी जो फेफड़ों में फ्रेश हवा जाए और वो जो नुकसान हो रहा है इनहेलेशन की वजह से टॉक्सिक फ्यूम की, वो कवर हो सके। और इसी तरह कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं या आप टैबलेट्स कहते हैं, जो आपकी क्लीनिंग करती है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। कुछ देसी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं खाने की, जिससे जो नुकसान है आपकी आर्टरीज़ को या आपके स्टोमच को या आपके फेफड़ों को, वो कम से कम हो। तो ये और इसी वजह से एक जनरली कंसेप्ट भी है कि वेल्डर्स की पे जो है वो काफ़ी हाई होती है, उनको काफ़ी हाई पे हायर किया जाता है। और उनका सिमिलरली पाकिस्तान की सिर्फ बात करूँ तो एक घंटे एक घंटे का नहीं बल्कि एक दिन का अगर हम उनका लगाएं, 8 घंटे की जो उनकी वेज है मिनिमम, वो 5 से 10 हज़ार रुपये है अच्छे वेल्डर की, ठीक है। इसमें भी अगर लेवल आ जाते हैं वेल्डर में भी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हर चीज़ मैटर करता है, बट मिनिमम जो है वो 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे के उसको मिलते हैं 8 आवर्स के। उस 8 आवर्स में भी वेल्डिंग वर्क जो वर्क होता है वो सिर्फ 3 to 4 आवर्स होता है, बाकी सारी उसकी ब्रेक्स होती हैं या खाने का टाइम होता है। तो वो इसी वजह से कि ये जो वेल्डिंग के फ्यूम्स हैं, फ्लेक्स के, या जो रॉड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब की वजह से आपकी जो हेल्थ है इश्यूज़ हैं वो जनरेट होते हैं, और इसी वजह से उसका जो पे है वो भी हाई होती है। इसी तरह बाकी कंपनीज़ में भी जिसमें सीमेंट आ जाता है या टेक्सटाइल सेक्टर आ जाता है, स्पिनिंग है, इस तरह की और बहुत सारी कंपनी जिसमें कोयल आ जाता है, ठीक है। तो जहाँ डस्ट जनरेट हो रही है जो आपके फेफड़ों को नुकसान देती हैं, वहाँ पे नॉर्मल इंडस्ट्री से या कम हैज़र्ड वाली जगह से, जहाँ इश्यूज़ नहीं होते, वहाँ पे वेजेस ज़्यादा होती हैं, लोगों को तनख्वाह ज़्यादा दी जाती हैं।
बट उनकी लाइफ साइकिल कम हो जाता है। अच्छा, केमिकल कैन हार्म अ पर्सन हेल्थ बाय एंटरिंग द बॉडी बाय एब्जॉर्बेशन थ्रू द स्किन। स्किन अगर के ऊपर केमिकल लगता है, कोई केमिकल गिरता है तो एब्जॉर्ब हो जाए जब अंदर उसके, तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। इंजेक्शन थ्रू द माउथ, अगर मुंह के थ्रू या मुंह के जो आपकी वो है अंदर चला जाए मुंह से, ठीक है, तो तब भी नुकसान पहुंचा सकता है। इनहेलेशन टू द लंग्स, अगर आप उसको इनहेल करते हैं, मतलब आप सांस के थ्रू अंदर लेके जाते हैं अपने फेफड़ों तक, तो उसमें भी ये आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इसकी एग्जांपल जो है इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बॉडी को, वो स्किन की डिजीज़ हो सकती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया, जो आर्टरी सिस्टम और पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है आपके सीने का, वो मुख्तलिफ उसमें बीमारी हो सकती हैं, उसकी बीमारियाँ हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, ठीक है, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं आपका ऑर्गन्स, ठीक है ना, ब्लड पॉइजनिंग हो सकती है, आपका खून जो है वो क्या ज़हर आलूदा हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी बॉडी को केमिकल्स की इनहेल करने की वजह से, एब्जॉर्ब करने की वजह से, या जो है वो लेने की वजह से, ठीक है ना, अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसानदेह हैं। सम सब्सटेंस कैन हाज हार्म फ्रॉम अ सिंगल एक्सपोजर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन acute effect, while some can cause harm that will only be apparent after prolonged and repeat exposure chronic effect, ठीक है। इसमें दो तरह के इफेक्ट हैं, जो चीज़ें आपको कम एक्सपोजर पे अफेक्ट करती हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, उनको एक्यूट इफेक्ट में कंसिडर किया जाता है, जो जैसे मैंने आपको सीमेंट का या टेक्सटाइल स्पिनिंग का एक हवाला दिया, फ्लफ का, टेक्सटाइल की डस्ट का, कॉटन की डस्ट का, तो ये ऐसी चीज़ है जो कि आपकी क्रोनिक इफेक्ट में आती है, जिसका एक लंबे अरसे तक अगर आप इनहेल कर रहे हैं या आप उस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको नुकसान देती है, तो इसको क्रोनिक इफेक्ट में जो है कंसिडर किया जाता है। उसके बाद बायोलॉजिकल हैज़र्ड पे आ जाते हैं। बायोलॉजिकल हैज़र्ड जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आपकी हेल्थ के हवाले से नुकसान पहुँचाते हैं या नुकसानदेह साबित होते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं। वो आम आंख से बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल वायरसेस हैं, फंजाइज हैं, ये पैरासाइट्स हैं जो आप आम आंख से नहीं देख सकते, बट आपको माइक्रोस्कोप में, लैब में उनको चीज़ों को काफ़ी आप आसानी से देखा जा सकता है, बट उससे माइक्रोस्कोपिक पहले जो है आप इन चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल होता था। इसमें कुछ एग्जांपल है जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, फंजाइज हैं, पैरासाइट्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बायोलॉजिकल हैज़र्ड की, जो कि बीमारियों का सबब बनती हैं। उन वर्कर्स के लिए जो ये रिस्क होते हैं, जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, जो उनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे वास्ता होता है, जैसा कि लेबॉर्ट्रीज़ में होता है, तो वो इस तरह से हाई एक्सपोजर मतलब होता है। जैसे कि बीमारी जो फैलती है वो, अगर आप खांसते हैं या आप उस लैब में काम कर रहे हैं और आप दूसरे बंदे के सामने आके वो खांसेंगे, तो वो जो बैक्टीरियाज, फंजाई या पैरासाइट्स उस लैब में या उस जगह पे मौजूद है, वर्क प्लेस पे। अच्छा, तो ये वर्किंग विद एनिमल्स आ जाता है, वर्किंग विद पीपल हु माइट बी इन्फेक्शियस, ऐसे जानवरों के साथ काम करना जिनमें जो है ये फंजाई, पैरासाइट या वायरसेस वगैरह होते हैं, तो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वर्किंग विद पीपल हु माइट बी इन्फेक्शियस, तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन हैं, जिनको जैसे कोरोना एक आया था, इसमें भी वायरस जो है वो एक वायरस था, ठीक है, कोरोना वायरस, जो मुख्तलिफ एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो रहा था। अगर आप उससे मिलते जुलते हैं या कंटेक्ट करते हैं तो वो आप भी इन्फेक्ट हो जाते थे। तो इसी तरह ये भी बायोलॉजिकल हैज़र्ड की किस्म है। हैंडलिंग वेस्ट मटेरियल, ऐसे वेस्ट मटेरियल जो फजला जाते हैं उनमें पैरासाइट्स मौजूद होते हैं या वायरस मौजूद होते हैं, उनके थ्रू भी हो सकता है। वर्किंग इन एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऐसी चीज़ें जहाँ ये पाए जाते हैं या जो इक्विपमेंट हैं उनमें पाए जाते हैं, तो उससे भी आप मुतासर हो सकते हैं। कॉमन जो इन्फेक्शन हैं इसके वो हैं एंट्रॉक्स, हेपेटाइटिस बी एंड सी और लेप्टोस्पिरोसिस, ठीक है, और ये 3 हैं इसी में जो इसके कॉमन इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ से इन एक्टिविटीज़ से जो ऊपर बताई गई हैं, इससे आपकी जो है सेहत को मुतासर कर सकते हैं। या जैसे सबसे पहले बताया गया, तो उसका जो है वो फार्म एनिमल्स हैं, जब जहाँ बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे होते हैं तो उनको ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस बी सी जो है वो इंसानों को होता है, ठीक है। इसी तरह और भी इसमें एक मेंशन किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं एनवायरनमेंट हैज़र्ड के हवाले से। एनवायरनमेंट हैज़र्ड आर द कंडीशन और इवेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू अफेक्ट द एनवायरनमेंट एडवर्सली अफेक्ट पीपल हेल्थ। एक तो एनवायरनमेंट हैज़र्ड जो है वो ऐसी कंडीशन या ऐसे इवेंट हैं जिसमें पोटेंशियल होता है, सलाहियत होती है उस माहौल को
अफेक्ट करने की, ख़राब करने की, मुतासर करने की, और उन लोगों को भी जो उस माहौल में रह रहे हैं उनकी हेल्थ को भी, ठीक है। इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसमें आ जाते हैं नॉइस आ जाती है, पूवर लाइटिंग आ जाती है, अनरीजनेबल टेम्परेचर आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है। ये इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं। नॉइस ज़्यादा होगी, शोर ज़्यादा होगा तो आपकी समात जो है, कुफ्ते समात, वो मुतासर होती है। सुनने की सलाहियत जो है वो आपकी दिन ब दिन कम होती रहती है जब आप हाई नॉइसी एरियाज़ में काम करते हैं। आपको ऊंचा सुनाई देता है। पुअर लाइटनिंग आ जाती है जहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता, तो वो भी आपके लिए हैज़र्ड है। अंधेरे में कम जहाँ नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और अनरीज़नेबल टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर बार बार जो है उतार चढ़ाव का शिकार होते हैं। ठंडा होते हैं जहाँ एसी भी लगे हैं, फिर वहाँ चिल्लर भी लगे हैं, फिर वहाँ हीटर भी होते हैं। अगर एसी है, अगर आप एक रूम में गए वहाँ हीटर है, दूसरे रूम में गए तो वहाँ एसी है फुल, तो वो टेम्परेचर जो चेंजिंग है वो भी इफेक्ट कर रही होती है चीज़ों को, लोगों को। डस्ट हो गई, डस्ट भी इफ़ेक्ट करती है, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं या वायरसेस होते हैं, तो ये भी इफ़ेक्ट कर रही होती है जो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैज़र्ड पे। ऑर्गेनाइजेशन हैज़र्ड जो है वो बिहेवियर के साथ एसोसिएट होते हैं, जो आपका वर्क लोड होता है उसके साथ एसोसिएट होते हैं, टाइम के साथ होते हैं, या आपकी जो ऑब्जेक्टिव दिए गए डेडलाइंस होती हैं, टारगेट्स होते हैं, उनके साथ एसोसिएट होते हैं या उनके साथ जो है मुंसलिक होते हैं। स्टडी शो करती है कि ये स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर टेम्परेरी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, शिफ्ट वर्क, ठीक है ना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, स्ट्रेसफुल हो सकता है। वर्क कंटेंट जो आपको काम का दिया गया है उसका कंटेंट जो है वो भी ये मुतासर करता है। आपके इश्यूज़ जो विद इन टीम होते हैं वो भी इंसान की हेल्थ को मुतासर करते हैं। या इश्यूज़ जो है आपके सिर्फ पूरी टीम से नहीं है, एक दो लोगों सुपरवाइज़र से हैं, सीनियर से हैं, वो भी मुतासर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी हिरारकी है वो भी मुतासर कर सकती है। आप क्या कर सकते हैं, जो हैज़र्ड्स ऊपर हवाले से बताए गए आपको, केमिकल, बायोलॉजिकल, फ़िज़िकल, ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, इस तरह के हैज़र्ड जो ऊपर आपको बताए गए हैं सारे अच्छे हैं कि अच्छे हैं। इनके बारे में आप क्या एहतियाती तदबीर जो है वो कर सकते हैं। इसमें है एग्रेशन और वायलेंस है, ठीक है ना। वर्क रिलेटेड वायलेंस जो है तब होता है अब्यूज़ करना या थ्रेटन करना या असॉल्ट करना, उस काम से रिलेटेड जो है वो है, जिसमें वर्बल अब्यूज़ होता है, थ्रेट्स होते हैं, फ़िज़िकल अटैक्स भी हो सकते हैं। उन लोगों से सुनना या उन लोगों की तरफ से आना जिन लोगों को आप जानते हैं, या ऐसे लोग जो स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आप वायलेंस से एक्सपोज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका कांटेक्ट पब्लिक से होता है तो आप ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू हैंडल मनी, जब आप हैंडल मनी का काम कर रहे होते हैं तो आपको सिक्योरिटी और प्रोटेक्टिव सर्विसेज की ज़रूरत है या उनसे वास्ता पड़ता है। वर्क विद वॉलेंट पीपल, जो गुबाश लोग होते हैं उनसे जब वास्ता पड़ता है तब, या ऐसे लोगों से, स्टाफ, एम्बुलेंस, पुलिस, ठीक है ना, जिनसे आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। और या ऐसे लोग जो केयर या एडवाइस या इन्फॉर्मेशन देते हैं, नर्सेज, केयर वर्कर्स वगैरह, इनसे भी आपको ये चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। वर्क लोन, बस ड्राइवर, टिकट कलेक्टर्स जो अकेले काम कर रहे होते हैं उनसे भी ये आपको सुनने को मिल सकती हैं चीज़ें, या आपको अफेक्ट कर सकती हैं। वर्क अनसोशलाइजेबल हॉर्स, कैटरिंग स्टाफ जो है ना, वो कभी भी लंबे हॉर्स तक काम करते हैं, वो उनको सबको सर्व करते हैं, फिर उन सफाई करते हैं, फिर दोबारा सर्व करते हैं, उनके लॉन्ग हॉर्स ड्यूरेशन होती है। इसमें फ़िज़िकल अटैक्स, वर्बल अब्यूज़ के बारे में भी है कि ये फ़िज़िकल अटैक जो है डेंजरस होते हैं, बट वर्बल अब्यूज़ जो है उसके सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो भी इतने में आप उसको कम में नहीं कर सकते, ठीक है। फ़िज़िकल अब्यूज़ को, वो भी इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है आपकी हेल्थ के लिए। आपको एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, जो कि एक ख़ुदकुशी की तरफ या और चीज़ों की तरफ बंदे को रुझान को पैदा करती है। ये लोगों से ना मिलने का दिल करना या ना काम करना, या डर जो है वो पैदा हो जाना, या ऐसे लोगों को देख के कप आना, ये चीज़ें सारी सिम्टम्स जो हैं इसमें आ जाते हैं। verbal abuse is more common than physical attacks and can cause physiological symptoms that can lead to physical symptoms, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर समझाया।
फिजियोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं वो ये हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद नहीं आना, स्ट्रेस हो सकता है, आप परेशान, एंग्जाइटी हो रही है, चीज़ों को बर्दाश्त ना करना, इरिटेबिलिटी हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, एग्रोफोबिया हो सकता है, थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म हो सकता है, गिल्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें उम्मीद है लोगों को समझ आती हैं। कॉन्फिडेंस आप खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अपने आप को जो है नुकसान पहुंचाने का ख्यालात आते हैं, ये अंदर ही अंदर कोई चीज़ आपको खा रही होती है, तंग कर रही होती है, गिल्ट जो आपको महसूस हो रही होती है या आप सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप ये कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आप अगर एग्रेशन ये इस तरह की देखें अपनी टीम में, तो आप उसके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी तरफ भी या अपने स्टाफ की थ्रू जो है। आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं ऐसे लोगों को जो ये चीज़ें कर रहे हैं या इस चीज़ में मुब्तला हैं, ठीक है। और आप वेटिंग एरियाज़ जो है उनको सही कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को, आप उनको सिक्योरिटी दे सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं कि टीम की वर्किंग कंडीशन, शिफ्ट पैटर्न चेंज कर सकते हैं, या उनकी जो जो चीज़ वो काम कर रहे हैं वो जो हैज़र्ड है उनके लिए, जैसे मनी की हैंडलिंग है, तो वो आप तरीके से कर सकते हैं, या उसका कोई मुनासिब मुतबादिल इस्तेमाल करना, ठीक है, वो किया जा सकता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह। इस तरह ऐसा सिस्टम करना जिसमें आप रिपोर्ट कर सकें, इन्वेस्टिगेट कर सकें और मॉनिटर कर सकें चीज़ों को, ये आप कर सकें। आप और अपनी टीम के मेंबर को इनकरेज कर सकते हैं कि भाई ऐसा कोई कंसर्न है तो वो आप उसके सामने उठाएं जो कि वायलेंस के रिलेटेड हो। वर्क प्लेस प्रिकॉशंस जो है वो एक दूसरे से शेयर करें और रिपोर्ट करें अगर कोई अटैक हो रहा है, माइनर है, भले माइनर है, ठीक है, वो भी अटैक करना है। उसकी डिटेल्स होनी चाहिए कि क्यों हुआ, विक्टिम कौन था, परपेट्रेटर कौन था, विटनेसेस कौन थे, परपेट्रेटर पीटने वाला या जो वो है वो कौन था, और विटनेस गवाहान कौन थे, और आउटकम उसका क्या हुआ, लोकेशन क्या थी, नेचर क्या था, ये सारी डिटेल्स आपने इसको रिपोर्ट करनी होती है। अच्छा, उसके बाद है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस जो है is a term used for a group of fibrous minerals and is widely used because of its incombustibility, good electrical and heat insulating properties and strength. एस्बेस्टॉस एक केमिकल है या एक आप कह लें कि मटीरियल है जो कि कम्बस्टेबल नहीं है या कम है कम्बस्टेबल, उसकी रेटिंग ज़्यादा होती है, वो उसको आग नहीं लगती है। इलेक्ट्रिकल और जो हीट है उसको इंसुलेट करता है। ये मोस्टली पावर प्लांट्स में, ऑयल एंड गैस के में ऐसी जगह पे ये होते हैं। क्रिस्टलाइट हो सकता है जिसमें वाइट एस्बेस्टॉस आता है, अमोसाइट ब्राउन एस्बेस्टॉस होता है, और क्रोसीडोलाइट जो है वो ब्लू एस्बेस्टॉस होता है। इसके डिफरेंट कलर्स हैं और उनकी कैटेगरीज़ हैं। ये आपको जो है मुझे मेरे एक्सपीरियंस में पावर प्लांट्स में बहुत देखने को मिला, बट डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट यूज़ है इसका, जो कि किया जाता है डक्ट्स वगैरह में किया जाता है, उसके रिलेशन में किया जाता है उसके अंदर। ये भी बहुत रिस्की होता है। इसके ऐसे काम में आपको पीपीज़ में स्पेशली मास्क वगैरह जो फ़िल्टर वाले होते हैं, अच्छे मास्क आपको इस्तेमाल करने ताकि आप जो है कम से कम इफ़ेक्ट हों इस चीज़ से। और अगर आप प्रोलॉन्ग जो है आपकी ड्यूटी है तो उसके लिए भी फिर कुछ और मेजर्स आपको लेना होंगे। वेयर आप मटेरियल देखते हैं, मतलब ये कह रहा है मटेरियल वेयर आर यू लाइकली टू फाइंड एस्बेस्टॉस मटेरियल, आप कहाँ है ये मटेरियल ज़्यादातर देखते हैं, तो ये छतों पे होते हैं, एक्सटर्नल वॉल्स पे होते हैं, बॉयलर्स पे होते हैं। जैसे बॉयलर्स का मैंने जिक्र किया तो मैंने पावर प्लांट्स पे देखे हैं। कराची में इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, तीनों पावर प्लांट्स पे मैंने इसको देखा, एस्बेस्टॉस के इसके ऑपरेशन को देखा है, इसके वर्किंग को देखा है, इंस्टॉलेशन को देखा है, और सारी इस चीज़ों का मैंने एक मुशाहिदा किया है। सीलिंग्स में आ जाते हैं, और इंटीरियर वॉल जो पैनल होते हैं उसमें भी होते हैं, और इसी तरह फ्लोरिंग्स होती हैं फर्शों में भी, डोमेस्टिक अप्लायंसेस वहाँ भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुलिंग। बुली जो है वो आप देखते हैं स्कूल, कॉलेज या घर में या मोहल्ले में या आपके ऑफिस के काम की जगह पे, हर जगह
कोई ना कोई ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट या ऐसे दोस्त या ऐसे अजीज़ व क़ारब होते हैं जो आपको बुली कर रहे होते हैं, ठीक है, अनफेयर ट्रीट कर रहे होते हैं या आपको तंग कर रहे होते हैं किसी एक चीज़ की वजह बनाकर, तो उसको बुलिंग कहते हैं। बुलिंग जो है वो बेसिकली बिहेवियर है ह्यूमन पर्सन का, किसी भी आपको जानने या अनजान शख्स का, जो कि आपकी तरफ होता है, जिसमें आ जाता है कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग कॉम्पिटेंट स्टाफ, ठीक है ना। एक कॉम्पिटेंट स्टाफ है जो एल है, बट उसको क्रिटिसाइज करता रहना कि भाई आपको आता कुछ नहीं है, आप को पता कुछ नहीं है, आप करते कुछ नहीं हैं, जानबूझ के एक चीज़ को छोटी सी पकड़ के उसको बार बार आप जो है वो टॉर्चर करना, ये कहना, या वो अगले जो बंदा है उसको दुख देने के मुताबिक है, जब आप बार बार इसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो ख़त्म कर देना या ले लेना, या उसको टास्क जो है मुश्किल टास्क देना, ये सारी चीज़ें बुलिंग में आता है। शाउटिंग करना स्टाफ के ऊपर, ये भी बुलिंग में आता है। और ऐसे पीपल को पिक करना, ठीक है, प्राइवेट में, ठीक है, प्रमोशन उनकी ना करना, रेगुलर जो है या डिलिबरेटली कभी कभार उनको जानबूझ के इग्नोर करना, ये भी बुलिंग में आता है, ठीक है। और यह सेटिंग करना एक ऐसे बंदे के लिए जिसको आप फेल करना चाहते हैं, ठीक है, या ऐसे टास्क देना जो इम्पॉसिबल है, या ऐसे डेडलाइन देना जो इम्पॉसिबल है, उसको फेल करने के लिए, ये भी बुलिंग में आता है। और उसके जो प्रोफेशनल है या पर्सनल स्टैंडिंग है उसको अंडरमाइन करना भी बुलिंग में आता है, या उसके शख्स के ऊपर रेगुलर जो जोक्स हैं वो कहना या बोलना या लिखना, वो भी इसमें आता है। जिसकी बुलिंग की जो शिकार है, ये वजूहत बुलिंग की वजह से होती हैं, डिजीज़ या बीमारियाँ कह लें, वो ये हैं। एक सबसे पहले इसमें आ जाता है एंजाइटी आ जाता है, हेड चेस्ट सर का दर्द आ जा सकता है, नोज़िया, अल्सर, स्लीपलेसनेस मतलब आपको ना नींद आना, स्किन रैशेज़, आपके स्किन पे रैशेज़ आना शुरू हो जाते हैं जब आप घबराते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आते हैं जहाँ आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, पसीना आ रहा होता है, किसी बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं, या बॉस या डायरेक्टर या सीईओ जो है आपका कंपनी का आ गया और उसने आपकी किसी चीज़ में बेइज्जती शुरू कर दी, या आपसे जवाब मांगना शुरू कर दिया, या कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सीन होता है, तो रैशेज़ आना शुरू हो जाता है आपकी स्किन पे, सिंड्रोम की आ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। केमिकल्स और उनके हार्म सब्सटेंस के हवाले से भी एक है कि वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इसके मुख्तलिफ वो हैं संजेस हैं, जिसमें एक्सप्लोसिव का आ जाता है, फ्लेमेबल गैसेस का है, ऑक्सीडाइजिंग गैसेस का है, कंप्रेस्ड गैसेस का है, कोरेसिव मेटल्स का है, एक्यूट, अच्छा इसमें एक्यूट टॉक्सिसिटी आ जाता है, रिस्पिरेटरी सेंसिटाइजेशन आ जाता है, ठीक है, जर्म्स का आ जाता है, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी का आ जाता है, एस्पायरेशन का आ जाता है, या हेजिटेस टू एक्वेटिक एनवायरनमेंट या द एनवायरनमेंट इन जनरल जो है वो इसमें अभी जो है या समंदरी हयातियात जो हैं जैसे मछलियाँ हैं, झींगे हैं, इस तरह की चीज़ें भी मुतासर होती हैं। आप कैसे एक्सपोज हो सकते हैं केमिकल से, ठीक है, केमिकल आपके साथ कांटेक्ट हो सकता है जब आपकी बेयर स्किन या आंखें होती हैं, मतलब नंगी होती हैं, कोई उनकी सेफ्टी नहीं होती, कपड़े नहीं हैं, या कोई चश्मा नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, तो वो आपके साथ हो सकती हैं, कट्स वगैरह हो सकते हैं, उसके थ्रू जा सकती है, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, या आप जब ब्रीथ करते हैं तो उसमें केमिकल इनहेल कर सकते हैं आसपास के सराउंडिंग की वजह से। वर्क इसमें 2 वर्ड जो है इस्तेमाल किए गए हैं जो कि समझना और पता होना बहुत ज़रूरी है। वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट है, ठीक है, और जो डिफ़ाइन करती है कि भाई इस लेवल से एक्सीड तो नहीं कर गए ये केमिकल्स, या उनकी जो वो है एक लेवल है वो एक्सीड तो नहीं कर गया, ठीक है। उसकी डेटा शीट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि डेटा शीट आ जाती है, MSDS शीट आ जाती है, मटीरियल सेफ्टी डेटा शीट, और इसी तरह उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस भी उस पर लिखे होते हैं। कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो दूसरों से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ आपको जल्दी नुकसान पहुंचाते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ जो है लार्ज अमाउंट उनको चाहिए होती है डैमेज करने या पहुंचाने के लिए, और कुछ जो है वो केमिकल्स ऐसे हैं उनको इनहेल करने से या उनकी इन्वायरमेंट में रहने से आपको एक लंबे अरसे बाद जो है वो बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं कंप्यूटर वर्क स्टेशन के हवाले से, जो है कंप्यूटर वर्क स्टेशन में क्या है, क्या रिस्क हो सकते हैं। तो हर शख्स जो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा होता है वर्क स्टेशन पर, उसके जो कुछ इफेक्ट हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। सबसे पहले अपर लिम्ब डिसऑर्डर्ड होता है, जो आपकी मसल्स हैं बाजू के ऊपर, उनका डिसऑर्डर के हवाले से बता रहा है। उसमें मसल का खिंचाव वगैरह शुरू हो जाता है। यूजली आफ्टर यूजिंग कीबोर्ड और माउस, जब आप लगातार माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपर लिम्ब डिसऑर्डर जो बीमारी है ये हो जाती है। उसके बाद सेकंड जो है बैक इंजरीज़ हैं, जो आप ऑकवर्ड पोजीशन में या बैठने से हो सकती हैं। आई स्ट्रेन्स हैं, स्क्रीन की तरफ लगातार देखने की वजह से हो सकती हैं। फिर आपने मेक श्योर करना है, उसके कंट्रोल मेजर भी बताएंगे कि आपने क्या करना है। आपने एक एंगल में वो नहीं रखनी, क्यों आपकी जो रिस्ट है, ठीक है, वो आपने नहीं रखनी, ब्रेक लेनी है जब भी काम कर रहे हूँ। एडजस्टेबल स्टेयर होनी चाहिए जो सेट की जा सके, और पोजीशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, स्क्रीन से ग्लासेस होनी चाहिए, लेंस होनी चाहिए, और आइज का जो है वो कंटिन्यू टेस्ट करवाते जाएं। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस आ जाती है। कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह है जो इनक्लोज्ड हो नेचर के, मतलब वो तंग हो, और उसमें रिस्क हो इंजरी या डेथ का हैजर्डस से और डेंजरस कंडीशन से। इसमें क्या आ जाती हैं, स्टोरेज टैंक आ जाते हैं जो कन्फाइंड स्पेस में कंसिडर किए जाते हैं, प्रोसेस वेसल किए जाते हैं, स्टोरेज बिन्स किए जाते हैं, और सिलोस को ऐड किया जाता है। फ्लूज एंड डक्ट्स को इसमें कैटेगराइज किया गया है। स्वेयर और ड्रेन भी किया गया है। एक्सकवेशन में भी आप कन्फाइंड स्पेस में है, टनल वगैरह में भी आप कन्फाइंड स्पेस में है, ठीक है। वो जैसे ही जो है आप 3 मीटर से नीचे जाएंगे तो आपका कन्फाइंड स्पेस है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, इससे क्या हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस है, इससे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस जनरेट हो सकते हैं, टॉक्सिक फ्यूम हो सकते हैं, और ऑक्सीजन कम हो सकती है। उसकी ज़्यादा एनरिचमेंट ज़्यादा होना ऑक्सीजन का भी नुकसानदेह है, और डेफिशिएंसी बिल्कुल कम होना वो भी नुकसानदेह है। इसी तरह पानी भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कन्फाइंड स्पेस में कवर होती हैं। उसके बाद जो है सेफ्टी, सेफ स्टमा वर्क वगैरह लाजमी होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। और प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी प्रॉपर। कन्फाइंड स्पेस में जब भी बंदा जाए वो इन्फॉर्म करके जाए, उसका स्ट्रक्चर हो, ट्रेंड भी होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग भी दी जाए, ठीक है। फिर रियलिस्ट जो बंदा है उसको ऊपर ही बैठा दो, अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि ख़तरनाक है या ख़तरा का सबब बन सकती है तो उसको ख़त्म किया जा सके। तो इसमें आप मीटर वगैरह लेके जाकर चेक कर सकते हैं ऑक्सीजन वगैरह की डेफिशिएंसी वगैरह की, ऑक्सीजन कम तो नहीं है। उसके बाद ड्रग एंड अल्कोहल भी एक हैज़र्ड है, इसका तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी लोगों को पता है। ड्रग और अल्कोहल लेने से जो है वर्क प्लेस इशूज़ भी हो सकते हैं, आपकी लड़ाइयाँ होती हैं, आपको याद नहीं रहता, आपको समझ नहीं आती, तो जो ऑफिस का माहौल टॉक्सिक कर देते हैं, फिर मजबूरन ऐसे लोगों को निकालना पड़ता है। और उसके बाद जो इसकी हैज़र्ड आ जाते हैं, जो हम पढ़ रहे थे ऊपर चैप्टर का नाम बताया था, वर्क कन्फाइंड स्पेस के वाले से ड्रग्स और अल्कोहल आ जाते हैं, ठीक है। वर्क स्टॉप हो सकता है, वर्क लोड की वजह से आप ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस की वजह से ले सकते हैं, कल्चर की वजह से ले सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आपके बिहेवियर जो है इफेक्ट होगा, और जिस पे आप छुट्टियाँ करेंगे, एब्सेंटिज्म बढ़ेगा, टाइम आपका आना जाना जो है वो मुतासर होगा, इंसिडेंट ज़्यादा होंगे, कंफ्यूज रहोगे आप हर दफ़ा, और परफॉर्मेंस आपकी जो है वो लो हो जाएगी, आपका मूड स्विंग कर रहा होगा, बार बार चेंज, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बात कर रहे होंगे कभी हंस रहे होंगे, इस तरह आपका मूड स्विंग होता रहेगा, और एग्रेशन आ जाता है, किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना, और मिसकंडक्ट जो है जो बंदा छोड़ के जा रहा होता है उसका आ जाता है। और ड्यूरिंग जॉब भी मिसकंडक्ट किसी का भी दिया जा सकता है कि वो बंदा मिसकंडक्ट कर रहा है, ये किया है। ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्कोहल और ड्रग जो हैं इनसे आपने दूर रहना है ताकि आप इन जो चीज़ों से बच सकें। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ भी करंट होगा वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो चीज़ों को देखना है सही से कि उसके कंडक्टर जो हैं अर्थिंग है नहीं है, और उसकी जो वायर्स हैं वो किसी और चीज़ से तो टकरा नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी हैं, और फिर आप डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। फिर आपने ये श्योर करना है, मेक श्योर दैट दिस टाइप ऑफ वर्क इज थोरली प्लान है, पहले से कैरिड आउट किया गया कम्पिटेंट पर्सन को, और मीट्स द रिक्वायरमेंट कंपनी को जो वो बिठाया गया है। अच्छा, इसमें मेक श्योर करना है कि दिस टाइप ऑफ वर्क होना चाहिए, थोरली प्लान होना चाहिए, कैरिड आउट मतलब कम्पिटेंट पर्सन से आपने करवाना है, और रिक्वायरमेंट जो हैं वो भी पूरी करनी है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम फायर के हवाले से। फायर
तीन चीज़ों से मिलकर जो है कहने बनती है या स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, वो हैं ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। अगर ये तीनों चीज़ें मुनासिब मिकदार में मौजूद हैं तो वहाँ आग लगेगी और उससे नुकसान होगा। उसके बाद फायर के बाद जो है वो आ जाता है सेफ्टी साइंस का आ रहा है इस पर। सेफ्टी साइंस क्या कहते हैं, ब्लू क्या कहता है, येलो रेड क्या कहता है, सबके सेफ्टी साइंस का मतलब होते हैं कलर के। आप लोगों को कलर कोड भी आने चाहिए। उसके बाद हाइट्स पे आ जाते हैं। मार्केट हाइट का काम, जो भी 6 फीट से ऊपर काम कर रहा है बंदा, वो हाइट पे इन्वॉल्व है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हाउस कीपिंग कर रहे हैं, तो ये हाउस कीपिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपकी काम की जगह पे या वर्क प्लेस पे ये जहाँ काम कर रहे हैं, ये खुद हाउस कीपिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हाउस कीपिंग जो है वो गंदगी से आपको बचाती है, ऑब्स्ट्रक्शन से बचाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व, जिससे आपको वो कंटिन्यूसली बचा रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं वेलफेयर फैसिलिटीज़ पे। वेलफेयर फैसिलिटीज़ कैसी दी गई हैं, जिसमें आपको टॉयलेट्स आ जाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स आ जाते हैं, स्टोरेज आ जाती है, रेस्ट आ जाता है, शॉवर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और उस पर लाइटनिंग आ जाती है कि जो लाइटें लगाई गई हैं वर्क प्लेस में वो कैसी हैं, उसमें रिड्यूस हो सकता नहीं हो सकता, लाइकलीहुड और नेम ऑफ लाइकलीहुड ऑफ डिस्कम्फर्ट आ जाता है, टायर्डनेस ऑफ आइज़ आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो है लाइटनिंग ना होने की वजह से आती है। जब जब बहुत ज़्यादा लाइट हो, जब बिल्कुल ना हो। तो मेरा उन लोगों से गुजारिश है कि काम की जगह पर लाइटें ज़रूर लगाएं, और जो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं वो अपनी गाड़ी जो लाइटें हैं उसकी डिम में रखें, ताकि दूसरे लोगों को या उनकी जो आई साइट है उसको अफेक्ट ना करें। उसके बाद जो है वो है मुश्ताक मैनुअल हैंडलिंग आ जाती है। मैनुअल हैंडलिंग कवर्स नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती है, सच एज लिफ्टिंग, लोअरिंग, कैरिंग, पुशिंग, पुलिंग। ये एक्टिविटीज़ जो है मेजर काज होती हैं मस्कुलर डिसऑर्डर्स का, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, ठीक है। इसका फिर वही आ जाता है कि वेट कितना है लोड का, इसको उठाने का तरीक़ाकार क्या था, इसके साइज़ और शेप पे आ जाते हैं। बॉडी का आपका पोस्चर कैसा था जब आप चीज़ उठा रहे थे, आपका डिस्टेंस कितना था, आपने जब उठाया उसको, ठीक है, उसको हैंडल कैसे किया, इन्वायरमेंट कैसा था, और जो बंदा उठा रहा है वो स्ट्रेंथ है, उसकी हाइट और वो जान में नहीं है, मतलब कि वो ये कह सकते हैं कि ज़ोरदार है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो टास्क आ जाते हैं, ठीक है। आपने तीन चीज़ें जो है वो मैनुअल हैंडलिंग में देखनी है, टास्क, इंडिविजुअल लोड और इन्वायरमेंट, इसको कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाते हैं हम नॉइस पे। नॉइस की दो चीज़ें हैं, एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, एक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए जो है आपको ऐसे कमरों की ज़रूरत होती है जहाँ पे नॉइसी मशीनें या म्यूज़िक वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो जो कॉन्टिन्यूस आपको अफेक्ट कर रही हों। इस तरह शॉर्ट टर्म में भी आपको अपनी टीम को लगाना है, ताकि आप आवाज़ के जो ऊंची आवाज़ के मसले हैं उनको हल कर सकते हैं। आपने अपनी टीम को लगाना है कि आप एक्सपोजर को ख़त्म कर सको, और बाकी जो है नॉइज़ से बचाना है जहाँ से वो एक्सपोज हो रहे होते हैं या वो डैमेज हो रहे होते हैं। तरह प्लांट मशीनरी भी आ जाती है। प्लांट मशीनरी भी बहुत सारे हैज़र्ड्स होते हैं, जैसे मैकेनिकल हैज़र्ड और नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड, दो तरह के हैं। अगर आप मशीनरी से कॉन्टेक्ट में आते हैं, ड्रिलिंग होती है, तो मशीनरी के हैज़र्ड्स हैं। और इसी तरह अगर आप डायरेक्ट नीचे जो है उसमें आते हैं, तो उसमें फिक्स गार्ड वगैरह, इंटरलॉकिंग सिस्टम, गार्ड, स्ट्रिप डिवाइस वगैरह, ये चीज़ें सारी आ जाती हैं जो कि उसके साथ होनी चाहिए। और उसके बाद प्लांट मशीनरी के बारे में कुछ और डिटेल दी गई है, जिसको हम पास करते हैं। रेडिएशन में आ जाता है। रेडिएशन इज जनरली हिस्ट्रीफाइड एज इधर आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। रेडिएशन दो तरह में होती है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है। जिसमें डर्मेटिस हो सकता है, स्किन बर्न हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, सेल वगैरह कैंसर हो सकता है, और खून चेंज हो सकता है, ठीक है। ये इसमें हैं चीज़ें। नेक्स्ट जो है वो स्लिप एंड ट्रिप्स है। स्लिप और ट्रिप जो है वो जैसे बताया कि मोस्ट कॉमन है, तो नीचे अगर कुछ चीज़ पड़ी हुई है जिससे आप स्लिप हो सकते हैं या ट्रिप हो सकते हैं, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और ये कार हो सकता है मरीज़ की तरफ से, किसी ऐसे शख्स की तरफ से भी, कि वो इमरजेंसी के लिए मदद को बुलाए, या वो लोगों को हाईलाइट करे कि ये मसला है, यहाँ पे स्लिप और ट्रिप्स हैं। उसके बाद जो है हम जाते हैं स्ट्रेस पे। स्ट्रेस का बताया था कि जो लोग चीखते चिल्लाते हैं दूसरे लोगों पे, या जो काम करने वाले हैं जो एंगेज हैं उनको भी कर रहे होते हैं सीरियस में, तो वो भी स्ट्रेस का बायस बन सकते हैं, जिससे आपके नॉन जो वर्क फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली है, फाइनेंशियल जो आपके मसले मसाइल हैं वो हैं, डिवोर्स, तलाक हो सकती है, बच्चे का आना हो सकता है, या बच्चे के आने वाले का इलाज करना वो हो सकता है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो केस स्टडी आ गई।
उसके बाद टेम्परेचर आ सकता है, जो टेम्परेचर का मैंने बताया था कि भाई आप कंफर्ट रूम में होना चाहिए, ना कि आप ऐसी जगह हो जहाँ एक रूम में एसी है, दूसरे रूम में जाते हैं वहाँ हीटर लगा हुआ है, तीसरे में जाते हैं तो यही कुछ नहीं, चौथे में जाते हो तो वो जो है ना पंखा एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, तो इस तरह की ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाते हैं वेसल ट्रांसपोर्ट की सेफ्टी की भी है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी बहुत सारे एक्सपेक्ट हैं। वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। बाकी आपको बुक जो है जो भी लेना चाहता है वो मुझे मैसेज कर सकता है, उसको नोट्स भेज दूँगा ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें। वाइब्रेशन आ जाता है, वाइब्रेशन का एक्सपोजर भी बताया था कि हम जो वाइब्रेशन है जो है अल्म सिंड्रोम जो है बीमारी है वो हो सकती है, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से, कंटिन्यूस एक्सपोजर की वजह से, तो ये भी बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मॉड्यूल हम